होता है, इररिस्पेक्टिव अगर मुंबई से भी आया है कोई तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक कॉल्ड रोलिंग। ठीक है, फिनिश करेंगे आज ही इसको। This is started, right? Okay, so this is so we have done translation motion, ठीक है, rotation. So this is a combination of translation and rotation, ठीक है. So this is very common motion that we observe in day-to-day life. Rolling is a combination of two motions. ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी तो रोलिंग का कोई भी प्रॉब्लम यू विल नॉट बी फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट, बट या जिसको ये चीज़ ध्यान में नहीं रहती, जनरली पीपल फाइंड इट दिस टॉपिक लिटिल डिफिकल्ट. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. Okay, it's a combo of these two motions. Means what? Translation means we will have all the arms and ammunition, Newton's laws, work energy power theorem, and this will moment of inertia, torque plus angular momentum, this all, these two things will be combined together to solve a problem. Okay, so first let's understand what rolling is all about in a bit detail, right? ठीक है, देखो, let's take a typical example of wheel rolling on a flat road. So this is my flat surface. Guys, next 10 to 15 minutes are going to be important for you to get a good hold on this topic. अगर आप इस टॉपिक को होल्ड नहीं बनाओगे ना तो ये बहुत आसानी से कंफ्यूज कर देता है. So let's imagine a sphere. आप लोगों ने बॉलिंग करी होगी ना कभी जाके लाइफ में, आप वही इमेजिन करो कि बॉलिंग लेन में आप बॉलिंग कर रहे हो और यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल आपने थ्रो किया हाथ से, राइट. सो व्हाट विल हैपन, द बॉल्स सेंटर ऑफ मास और द बॉल विल डेफिनेटली गो ahead with certain velocity, but at the same time the ball will also roll with certain angular velocity. ऐसे करते हुए आगे, राइट, दिस इज रोलिंग. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दो मोशन हो रहे हैं. पहला, ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड एंड यहाँ पे हम अपना ट्रांसलेशन मोशन में याद करो, ट्रांसलेशन जब आप पढ़ रहे थे तो कभी आपको ऑब्जेक्ट का साइज या ऑब्जेक्ट का किस पॉइंट पे फोर्स लगा है, कौन सा पॉइंट मूव कर रहा है, आपके लिए मतलब वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, राइट. क्यों? क्योंकि हम लोग हर चीज़ को सेंटर ऑफ मास के पर्सपेक्टिव में देखते. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, वी कैन से सेंटर ऑफ मास मूव्स फॉरवर्ड. इसका मास हम m ले लेते हैं, वी कैन से टोटल मास इज केप्ट हियर एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड फॉर ट्रांसलेशन पर्सपेक्टिव. और दूसरा, इट रोटेट्स अबाउट विच एक्सिस, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, राइट, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसके अबाउट रोटेट करता है. बट ये लेकिन एक्सिस का प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये एक्सिस यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे होगा इधर, राइट. तभी एक्सेस यहाँ पे आ जाएगी, अभी एक्सेस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. सो द axis of rotation keeps moving.
So that is the only challenge. Rotates about a moving axis, which is always, but at a given instant, it is the axis of the sphere. It is always axis of, and this could be cylinder as well. This could be a cylinder as well. Cylinder को भी रोल करा सकते हो. So it's a combination of this and this. ये बात हमको एकदम ध्यान में बैठानी है कि रोलिंग की जब हम बात कर रहे हैं, so object is moving ahead with certain velocity. ठीक है, मतलब जैसे कोई आप भूल जाओ कि ये घूम रहा है, बस एक लाइन पे ये एक मास रखा हुआ चल रहा है. एक तो ये चीज़ है. तो ट्रांसलेटरी मोशन की जितनी भी चीज़ें आपको आती है आप अप्लाई करोगे एज इट इज. फिर एट अ गिवन इंस्टेंट आपको लगेगा अच्छा ये घूम रहा है, इसका मतलब घुमाने के लिए कुछ टॉर्क चाहिए होगा. वो टॉर्क कहाँ से आ रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, एंड जो भी टॉर्क, पर इतना पता है जो भी टॉर्क होगा यार इसकी वैल्यू आई इंटू अल्फा होगी. दैट्स इट, जो इसको घुमा रहा होगा एट अ गिवन इंस्टेंट. आई कौन सा, ध्यान ये रखना है यहाँ पे आई कोई सा भी आई नहीं है. आई विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, बिकॉज रोल करने में जो रोलिंग है ये हमेशा ऑब्जेक्ट की नेचुरल एक्सिस के अबाउट होती है, और इसकी नेचुरल एक्सिस इसका सेंटर ऑफ मास. किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका सेंटर ऑफ मास. तो ये आपको ध्यान देना है कि ये आई सेंटर ऑफ मास है. दिस इज द सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमको लेना है. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रोटेशन वर्ड में जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हो, टॉर्क भी उसी पॉइंट के अबाउट आपको कंसिडर करना पड़ेगा. सो टू थिंग्स यू विल कंसिडर. वन दिस, तो इसके लिए आप आराम से एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन कर दो, क्योंकि हमारे लिए रोलिंग हटाओ, अगर ये सिर्फ आगे जा रहा होता तो कोई ना कोई मान लो एक्सेलरेट कर रहा है तो कोई नेट फोर्स होगा, इसमें कोई नेट फोर्स होगा तो वो लिख लिया, एंड दैट नेट फोर्स विल डिपेंड ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. पर अंडरस्टैंड कि कुछ नहीं करना है, जैसे आप पहले करते थे, नेट फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर करना. एक्सीलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर. क्योंकि ये याद रखना, ये जो इक्वेशन आप लिख रहे हो इसमें एक्सीलरेशन इस पॉइंट का इससे में अलग है, इस सब का यहाँ पे अलग है, इसकी हम बात करेंगे. तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो सेंटर ऑफ मास का है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं कर रहा. सेंटर ऑफ मास इज ओनली मूविंग अहेड. देखो एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो कभी रोटेट नहीं करता, उसके अबाउट सारे पॉइंट रोटेट करते हैं. तो ये एक अकेला पॉइंट है सेंटर ऑफ मास जो सिर्फ आगे जा रहा है. तो अपने को याद रखना है कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन. कुछ फैक्ट्स हैं, उसको फैक्ट्स की तरह याद रखो, ठीक है. अब इसके बाद सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसमें आता है वो आता है अंडरस्टैंड रोलिंग एंड स्लिपिंग, ठीक है, या फिर प्योर रोलिंग. तो पहले छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. प्योर, और आपके सिलेबस में डियर यही है, प्योर रोलिंग ही है. तो प्योर रोलिंग क्या है पहले समझो. बॉलिंग की आप लोगों ने कभी, बॉलिंग में एरिया में जाकर बॉलिंग तो की होगी राइट. कभी ऐसा फील किया कि बॉल को बहुत जोर से फेंको तो वो इंस्टेड ऑफ रोलिंग इट स्टार्ट्स स्किडिंग ऑन द फ्लोर राइट. अगर बहुत आप फोर्स से उसको फेंको तो जब फोर्स से फेंकोगे तो रोल करने के बजाय वो जुप करके आगे निकल जाती है, रोल नहीं करता राइट. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, और कभी कभी ऐसा होगा कि वो थोड़ी सी रोल भी करेगी और थोड़ा सा स्किड भी करेगी. हम लोग ये चाहते हैं कि प्योर रोलिंग मतलब कुछ ऐसा हो, ये बंदा, ये जो व्हील है ये रोटेट कर रहा है ऐसे और ये आगे जा रहा है ऐसे. एट एनी गिवन इंस्टेंट, ध्यान सुनना, प्योर रोलिंग क्या बोलती है, एट एनी गिवन इंस्टेंट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट with the ground or the platform on which it is rolling is
एट रेस्ट, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये बंदा आगे ऐसे स्किड नहीं करेगा, ये सिर्फ रोल करेगा, मतलब इस पॉइंट पे जो कांटेक्ट पे बंदा, इसके बीच में और ग्राउंड के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। देयर इज नो रिलेटिव स्किडिंग और स्लिपिंग और व्हाटसोएवर यू वांट टू कॉल, इट इज जस्ट बस ये मूव करने का वेट कर रहा है कि मैं एक फ्रैक्शन सेकंड के बाद मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जिसकी बात मैं करूं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब ये कांटेक्ट पे है, इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म वर्ड यूज कर रहा हूं, ग्राउंड नहीं। देयर इज अ रीजन फॉर दिस। द प्लेटफॉर्म कुड बी ग्राउंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, कुड बी ग्राउंड एज वेल इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ये मैंने क्यों वर्ड यूज किया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं बताऊं, ठीक है। तो दिस इज मतलब प्योर रोलिंग। अगर मैं इस बंदे को रेस्ट पे रहना है इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे कब होता है? आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, मतलब क्या? मतलब आप यू आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एज ट्रेन। Because if you start walking in the train, then you are not at rest, right? So what this actually means in terms of physics says no relative motion with respect to the platform means relative velocity, इससे मतलब ये निकलता है relative velocity with respect of point of contact with respect to the platform has to be 0. Is this getting straight in your head? हम ये कह रहे हैं अगर इस बंदे को इस पे स्किड नहीं करना है, सिर्फ रोल करना है, स्किड नहीं कर रहा है, right? It's not slipping on this surface, it is just rolling, right? अगर ऐसा होना है for pure rolling, अगर ऐसा होना है तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद है। काफी जगह आपको फिजिक्स लिटरेचर में काफी टीचर्स भी वैसे पढ़ाते हैं, वो आपको बता देंगे एक फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूं आपको अभी, लेकिन वो फॉर्मूला आता इससे है। अभी 1 साल 2 साल पहले जेईई मेंस में उन्होंने प्लेटफॉर्म को भी मूव कर दिया। प्योर रोलिंग में क्या किया, प्लेटफॉर्म को भी वेलोसिटी से मूव करा दिया। अब जिनको ये चीज़ पता थी कि भाई हमें तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 करनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 कर दी, उनका आंसर आ गया। जिनको वो फॉर्मूला याद था सिर्फ, उनका आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो हमें मेन कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म हैज टू बी 0। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा समझें। थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट लगेगा आपको, क्योंकि दोनों मोशन साथ में चल रहे हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन, बट समझने की कोशिश करोगे तो आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन इसके इजी आते हैं, ओके। So just this is your take away from this, ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मैथ्स ये क्या होता है। लेट्स टेक अ सिंपल सिनेरियो। सिंपल मीन्स दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो
यू विल हैव अ फिक्स्ड ग्राउंड, जैसे कोई साइकिल रोल कर रही है, कोई कार रोड पे रोल कर रही है, राइट, फिक्स्ड ग्राउंड है। इस पे कोई चीज़ रोल कर रही है, उसके लिए हम कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग निकालते हैं। लेट्स टेक अ व्हील। अब ये डिस्क हो सकती है, स्फीयर हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। वी आर जस्ट सीइंग इट रोलिंग फ्रॉम वन साइड व्यू। It is rotating at a given instant. It is rotating with an angular speed omega, and at that instant, center of mass is, let's say, moving with a speed v naught. एक particular instant पे we have this situation. It is omega, and this is v naught. Let's imagine the center of mass. Total velocity of center of mass. See, center of mass is just moving ahead. As I said, it's a point on the axis. It's point on the axis, right? It is not rotating. So its velocity is just a linear velocity, which is v naught. Do you guys agree? तो ये बंदा रोटेट नहीं कर रहा। अब जरा इस पॉइंट पे आते हैं यार, जरा मजा तब आएगा जब इस पॉइंट पे। एक तरफ तो ये, चूंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट, जरा सोचना ध्यान से प्लीज, आई नीड योर अटेंशन हियर। अगर मैं एक पल के लिए रोलिंग को भूल जाऊं तो मैं बोलूंगा बॉस ये भी तो वी नॉट से आगे जाएगा, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि ये पीछे रह जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास वी नॉट से आगे जा रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन तो इसका भी हो रहा है। रोलिंग भूल जाओ, इसको तो स्किड कर रहा है, तो ये भी वी नॉट से आगे जा रहा है, राइट? सो इट हैज वन वेलोसिटी विच इज डेफिनेटली वी नॉट. Entire object is having a translatory motion, right? Now this at the same time, ये ऐसे भी तो जा रहा होगा, ये रोल कर रहा है। अब रोलिंग पे आओ, ये भूल जाओ। अब सोचो ये चीज एकदम बस रोटेट कर रही है, सिर्फ रोटेट कर रही है, तो क्या हो रहा होगा? ये इस समय अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा हो तो इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली ऐसे जा रहा होगा। Do you guys agree? इसको मैं let's say, मुझे नहीं मालूम कि क्या स्पीड है, चलो मैं इसको भी बोल देता हूँ, बट ये आगे भी जा रहा है और इसी समय ऐसे भी हो रहा है। अच्छा, ये क्या होगा? If this object is rotating with omega angular velocity, तो क्या मैं इस v को ओमेगा आर लिख दो? नो सिन कमिटेड। रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, बिकॉज दिस इज राइट एट द सर्कमफेरेंस, सो आर इज नथिंग बट द आर ऑफ द स्फीयर। अभी हमने क्या बोला? दिस गाय हैज टू बी एट रेस्ट। अगर प्योर रोलिंग है तो दिस गाय हैज टू बी एट रेस्ट, मतलब देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन अगर नहीं होना है तो क्या होना चाहिए? v नॉट माइनस v शुड बी जीरो। दिस गाय शुड बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एट द मोमेंट इट इज ग्राउंड। तो रेस्ट पे कब होगा? जब वेलोसिटी जीरो हो यार, है ना? तो दिस इज नेट वेलोसिटी। एक आगे ले आ रहा है, पीछे ले जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? v नॉट should be is equal to v, which is omega r. Guys, this is condition for pure rolling. But इस केस में ground is stationary. आप लोग बोलोगे सर इसमें नया क्या है? तो अगर ये एक्चुअली बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं यार। ये हमारा रेगुलर v इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है। अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट आर रेगुलर v इज इक्वल टू ओमेगा आर जो आप लगाते हैं हमेशा सेंटर सर्कुलर मोशन में। फॉर्मूला देखने में सिंपल लग रहा है, बस सेम लग रहा है। यहां पे मैं बोल क्या रहा हूं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है, इसकी जो स्पीड है v नॉट, सेंटर ऑफ मास जिस स्पीड से आगे जा रहा है वो शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर। अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। देखो ऐसे समझो अलीशा कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो किसी भी पॉइंट पे, अगर मुझे स्पीड लिखनी है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, देयर इज नो रोलिंग,
तो हम इसकी v, ये अगर ओमेगा है, ये अगर r है, तो हम v इज इक्वल टू ओमेगा r हमेशा ही लिखते हैं। तो समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि दिस फॉर्मूला इज नथिंग न्यू। अंडरस्टैंड, ये जो v आ रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ रोटेशन। यहां पे जो मैं v नॉट लिख रहा हूं दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन। सेंटर ऑफ मास जो पूरा का पूरा आगे जा रहा है, वो वाला स्पीड शुड बी इक्वल टू ओमेगा एन, राइट? सो अप्रिशिएट दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर प्योर। ठीक, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम में अगर मान लो प्लेटफॉर्म को मैं मूव करा दूं, प्लेटफॉर्म को मूव करा दो और बोलो प्योर रोलिंग कब होगी, बाकी सब डेटा आपको दिया रहेगा। आपको देखना चाहिए प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी आगे मूव कर रहा है, पीछे मूव कर रहा है, उसके हिसाब से आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली और उसको जीरो कर दिया। तो अल्टीमेटली आपको रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो करना है डी, राइट? जीरो करना है, दैट्स इट। ओके, अच्छा ये तो इक्वल की बात हो गई। अगर बी नॉट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो दिस इज प्योर रोलिंग। क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, वी नॉट इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, जो हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, बट अगर ऐसा हो जाए, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एमसीक्यू बना सकता हूँ मैं, अगर ऐसा हो, इफ दिस विल बी फॉरवर्ड स्किडिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग प्लस रोलिंग तो होगी लेकिन प्योर नहीं होगी, थोड़ा सा स्किड भी करता होता है। इफ पी नॉट इज लेस देन ओमेगा आर विल बी अ बैकवर्ड स्लिपिंग। प्लस रोलिंग। We don't have to go in much detail of this function. We have to just understand कि ऐसा होगा। ठीक है? See, I'm trying to make it. This is a very difficult topic. मैं आपको सही बताऊं तो this is a favorite topic for someone to judge in mechanics. If you want to judge someone in mechanics as a teacher, ask him rolling questions. तो बताइए कितना है कि इस तरह का एनवायरमेंट रोलिंग कह रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत टफ है क्योंकि ये कम समझ में आता है लोगों को। सो इसमें टीचर्स का भी टेस्ट हो जाता है कभी कभी। बहुत सारे टीचर्स हमको मतलब मैकेनिक्स आती है, हाँ आती है, आप उसको लोग 4 क्वेश्चन रोलिंग के पूछ लो तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा। तो हमें इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को तो ये इक्वेशन समझ में ही नहीं आती। दिस इज रेगुलर वी इज इक्वल टू ओमेगा, तो एक तो ये डिफरेंस है। प्लस आपको ये दिमाग में हमेशा रखना है, कभी भी रोलिंग में कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाए आ जाए, कि रोलिंग जो है, रोलिंग इज ऑलवेज दिस प्लस दिस। इफ यू कीप दिस थिंग इन योर बैकग्राउंड, जेईई एडवांस पे काफी क्वेश्चन आप देखोगे, जेईई एडवांस से काफी क्वेश्चन रोलिंग के हैं अपने मॉड्यूल में भी, पीवाईक्यूज में। ठीक है, तो ये बंदे इसको भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो। ये याद रखना है, इसको जब लगाओगे तो सब कुछ किसके अबाउट रखोगे, सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट कर दोगे, और यहाँ पे भी जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम जो करना है वो सेंटर ऑफ मास पे, वो और कुछ नहीं है डियर। आई फाइंड इट फेयरली इजी। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमको तो एडवांस लेवल तक जाना है, इसलिए आपको पहले से ही प्रेप कर रहा हूँ थोड़ा सा। चीज़ें थोड़ा सा आपको हो सकता है डिफिकल्ट, मतलब यहाँ तक तो अभी कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से चल रही कहानी। अब इसमें एक फेवरेट क्वेश्चन आता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट ऐसे रोल कर रहा है, तो एट डिफरेंट पॉइंट्स की एक्चुअल स्पीड क्या है निकालने को। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट की स्पीड क्या है, इसकी तो जीरो निकाल ली हमने, इसको निकाल ली, प्योर रोलिंग है तो ये जीरो पे जा रहा है, बट ये क्या स्पीड पे जा रहा होगा, ये क्या स्पीड पे जा रहा होगा, ये क्या स्पीड पे जा रहा होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट है, देखिए बहुत आप लोग खुद ही कर लोगे, ये आपको जस्ट हिंट करूँगा, आप लोग आंसर कर लोगे इसे। देखो दिस इज द सिचुएशन, एकदम प्यार से हमको सीखना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, नो स्ट्रेस। यहाँ पे हमारे पास सीन वही है, ये अंकल ओमेगा से घूम रहे हैं, ये अंकल बी नॉट से आगे जा रहा है।
ठीक है. लेट्स इमेजिन अ पॉइंट हियर. लेट्स कॉल दिस, इसको हमने बोल दिया लेट्स से पॉइंट ए. ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट बी. इसको ऑब्जर्व करना है कि ये इसकी स्पीड क्या है, एक्चुअल टोटल स्पीड. तो इसके पास देखो दो स्पीड होंगी. फॉर बी अगर मैं इसे पॉइंट यहाँ पे बनाऊं तो एवरीथिंग इज गोइंग अहेड along with center of mass. तो V0 तो है इसके पास गाइस, इसके पास भी होगी V0. ये भी तो आगे जा रहा होगा V0 से, सेंटर ऑफ मास को आगे लेके जा रहा है. अच्छा, तो इस टाइम पे ये रोटेट भी कर रहा है. तो जरा ध्यान से देखो कि अगर ये रोटेट कर रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी और होगी रोटेशन वाली वेलोसिटी ओमेगा. तो इसका मतलब ये कि इसके पास एक और वेलोसिटी है ओमेगा आर. और अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, मान लो केस ये प्योर रोलिंग का है, जो कि हमेशा होगा आपके केस में प्योर रोलिंग का है, तो अभी हमने बोला कि भाई V0 विल बी इक्वल टू ओमेगा, राइट. इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास जो टोटल वेलोसिटी निकल के आएगी, टोटल V विल बी V0 प्लस ओमेगा आर, एंड ओमेगा आर इज ऑल्सो V0. तो ये जाएगा 2V0 से. ये देखो, अब आपको थोड़ा विजुलाइज करना चाहिए कि कोई भी व्हील, अगर आप साइकिल राइड कर रहे हो, कोई भी व्हील अगर रोटेट कर रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज इस सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो आगे जाने वाली है वो V0, और इसकी खुद की मूवमेंट की जो लीनियर स्पीड आती है टेंजेंशियल, दोनों सेम डायरेक्शन में आती है, एंड दे ऑब्वियसली ये इसका एकदम उल्टा वाला केस हो गया ना. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो नीचे बैठा है इसका डायमेट्रिकली अपोजिट है, ये रेस्ट पे है और ये मैक्सिमम पे है. अब ये आप देखो, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के लेवल पे है. ये डिस्टेंस रेडियस ही है अपनी r. दिस इज, इस पॉइंट को देखो, इसको लेट्स कॉल C. C क्या कर रहा होगा, इस C जो है ऑब्वियसली V0 से आगे तो जा ही रहा होगा, रोटेट कर रहा है, तो ये इस समय नीचे आ रहा होगा. इट might be coming down, right, like this. That means this will have one more V0 here. अब मैं ओमेगा नहीं लिख रहा हूँ because we know that it's pure rolling, तो V0 is equal to ओमेगा, right? तो दो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज का वेक्टर सम कितना आता है, टोटल √2V, √2 टाइम्स V0. दो सेम वेक्टर्स V0 स्क्वायर प्लस V0 स्क्वायर स्क्वायर रूट. डायरेक्शन कोई पूछे तो ऐसा 45 डिग्री पे ये सेम है ना. कहने का मतलब ये कि अगर आप इसकी फोटो निकालो, एक छोटी सी नहीं सीरीज ऑफ फोटोज, एक फोटो फिर उसके बाद एक छोटे से टाइम के इंटरवल दूसरी फोटो, तो आपको कुछ ये ऐसा ही गाइस पिक्चर इसकी बनती दिखाई दे. एक्चुअली इसकी पिक्चर उस समय ऐसी दिखाई दे. फिर कोई और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. इस पॉइंट पे हमेशा जो है वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में, थोड़ा आगे जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, राइट. सो वी हैव टू इमेजिन थोड़ा सा all these velocities, right, they are kind of a question, MCQ questions. ठीक है, सिमिलरली इसका भी आप निकाल सकते हो, कुछ में कोई डिफरेंस नहीं होगा. इट विल बी गोइंग, इसको पॉइंट D बोल देते हैं. फॉर D अगेन गाइस, फॉर D ये तो है V0 और ये ऊपर जा रहा होगा, isn't it? अगर ये नीचे आ रहा है तो वो ऊपर जा रहा होगा ना, ऐसे रोल कर रहा है तो ऊपर जा. तो इसकी भी वही है, टोटल V इज इक्वल टू दीज 4 पॉइंट्स की वेलोसिटी
एग्जाम में आपको आती है। वेरी इजी। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस करना चाहें तो आपके मॉड्यूल में अगर आप निकालो, अब इस थ्योरी के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पेज नंबर 267, जेसी मॉड्यूल पेज 267, चेक पॉइंट 3 है। देखो क्वेश्चन, अब यहाँ पे अगर हमको प्योर रोलिंग बोले ना बोले, हमको मान के चलना प्योर रोलिंग, हमारे सिलेबस में वही है, ठीक है। रोलिंग बोला है तो प्योर रोलिंग ही है। आंसर आपने सीधे बोल दिया डी। देखो ये ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में 4 मार्क्स के आते हैं, नीट में जेई। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट्स सो इजी, राइट। ये रूट 2 वी नॉट होगा, ठीक। अब देखो एक मजेदार क्वेश्चन आप लोग करने के लिए बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी देर पहले की बात समझ में आई है तो क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश। ये वही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, ठीक है। जेसी मॉड्यूल पेज 267, क्वेश्चन नंबर 8। ट्राई मारो इसको करने में। हमें देखना है कि प्योर रोलिंग के लिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म शुड बी 0। विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म दैट गाय शुड बी एट रेस्ट। उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे उन्होंने प्लेटफॉर्म को मूव करा दिया। फोटोज चाहिए आपके साथ बातें चाहिए। हाँ तो भैया जी आपको कुछ एडवांस पे करना है। अगर एक पॉइंट यहाँ प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट में है और प्लेटफॉर्म अगर किसी स्पीड से आगे जा रहा है 2v, तो इस बंदे को अगर रेस्ट पे रहना है तो क्या होना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म अगर इसको रेस्ट पे रहना है पॉइंट है वो, और नीचे वाली चीज 2v से आगे जा रही है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी ओवरऑल 2v से ही आगे जाना पड़ेगा, तभी तो रेस्ट पे रह पाएगा। तो आंसर वुड बी सी नहीं आना चाहिए आंसर। और दिमाग लगाओ, ये रिलेटिव वेलोसिटी को 0 करना है। दिस गाय इट विल हैव व्हाट वेलोसिटीज, सेंटर ऑफ मास से आगे जाएगा, ओमेगा आर से पीछे आएगा, और नेट इफेक्ट शुड बी 2v इन दिस डायरेक्शन, तभी तो रेस्ट पे रह पाएगा प्लेटफॉर्म पे। देन ओनली इट कैन बी एट रेस्ट। अंडरस्टैंड गाइस, जब ग्राउंड था फिक्स ग्राउंड, व्हाट वी हैड डन, वी हैड कंपेयर्ड, दिस वाज ओमेगा आर, दिस वाज वी नॉट, वी सेड वी नॉट माइनस ओमेगा आर शुड बी 0, बिकॉज 0 क्यों, बिकॉज 0 वाज द वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड। 13 पे इस केस में जो प्लेटफॉर्म है वो 0 पे नहीं है, सो दिस रिलेटिव वेलोसिटी 11:30 से लेके सुबह के 11:30 से लेके शाम के 6 बजे तक, दिस शुड बी equal to the velocity of the platform. A would be the correct answer. बात समझ में आ रही है? इसको आप ऐसे, अगर आपको सिंपल समझना है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस बंदे को अगर प्योर रोल करना है, ये देखो ये बंदे को प्योर रोल करना है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। इसको प्योर रोल करना है, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन दीज टू सरफेसेस। वो कब नहीं होगा, तो तब नहीं होगा अगर ये बंदा 2v से भाग रहा है इधर, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी 2v से भगाना पड़ेगा। अब 2v से भगाना है, इसके पास 2 वेलोसिटीज होंगी ओवरऑल, एक तो ये ओमेगा आर से ऐसे घूम रहा तो पीछे आ रहा होगा, और सेंटर ऑफ मास उसको आगे लेके जा रहा होगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लो v0 है, माइनस ओमेगा आर, ये नेट इफेक्ट शुड बी इक्वल टू, ये नेट इफेक्ट शुड बी इक्वल टू 2।
एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम फॉर रोलिंग, मतलब प्योर रोलिंग। ठीक है, हम लोग प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रोल कर रहा है, सो हाउ डू वी फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम फॉर दैट। ठीक है, काफी आ गया। ये सारी चीजें गाइस बहुत डिफिकल्ट लगती है जनता को जब वो बिना थ्योरी पढ़े हुए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। वंस यू नो द थ्योरी यू विल बी एबल टू डू ऑल द एंगुलर मोमेंटम निकालना है इसका मास m है, वेलोसिटी इसकी v0 है। ठीक है, लेट्स से ये स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव समझ में आया? वी हैव टू फाइंड द एंगुलर। तुमको मैसेज नहीं मिला था रोहित? अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करना है, हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है रोलिंग ऑब्जेक्ट का। ये याद रखना कि ये ओमेगा से घूम भी रहा है और सेंटर ऑफ मास v0 स्पीड से आगे जा रहा है। अब ये पिक्चर अपनी सेट है ना, बिल्कुल दिमाग में ये घूम रहा है आ गया। जब मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था तब मैंने ये नहीं बोला था कि यार एंगुलर मोमेंटम सिर्फ हम घूमती हुई चीज का निकालते हैं, किसी चलती हुई चीज का भी एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई ऑब्जेक्ट अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये ओरिजिन के अबाउट, ये r वेक्टर है, तो मैंने कहा था r क्रॉस p कर दो, जहाँ पे p की वैल्यू थी मोमेंटम वैल्यू, ये करते थे। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ नहीं बोला था कि ये घूम रहा है या चल रहा है, यहाँ बस चल रहा है। तो अब सिनेरियो ये है डियर कि यहाँ पे अब आप समझ गए, यहाँ पे तो ये घूम भी रहा है, तो घूमने वाला एंगुलर मोमेंटम तो होगा ही होगा, कोई भी चीज घूम रही है उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। बट ये आगे भी जा रहा है तो आगे जाने वाला एंगुलर मोमेंटम भी होगा। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में आए तो ऐड होने चाहिए। पहले घूमने वाला पार्ट देख लो। अगर मतलब सिर्फ ये घूम रहा होता है कि स्फीयर जा है और जो सिर्फ घूम रहा है, मैं पूछता एंगुलर मोमेंटम बोलते, अरे सर कैसा आप क्वेश्चन, इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I into ओमेगा, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। दिस इज द रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, राइट? इसे तो डिफाइन किया हमने। फॉर ए रिजिड बॉडी वी हैड डिराइव्ड दिस m1 r स्क्वायर m2 r स्क्वायर, वो करके पूरा गए थे, तो l इज इक्वल टू i ओमेगा आया, राइट? रिमेंबर? सो अगर इफ दिस वुड हैव बीन ओनली रोटेटिंग आई वुड हैव रिटन दिस, जॉब डन। लेकिन चल भी रहा है। अब अगर मैं इस चलती हुई चीज को देखूं, भूल जाऊं कि ये घूम रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है। अच्छा v0 किस पॉइंट के अबाउट निकालना चाह रहे हैं हम? ठीक है, इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना। अब यहाँ पे आप देखो कि ओवरऑल अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन लो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये सेंटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, हम यहाँ पे तो COM ले रहे हैं, ये v0 जो स्पीड से आगे जा रहा है और ये r रेडियस है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम लीनियर वाला m, अगर एक पल के लिए आप इस पॉइंट को अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना लो तो एक पल के लिए, ठीक है, तो क्या मैं इसको m v0
और लेट्स इसका रेडियस r है, इसको ये लिख सकता हूँ एक पल के लिए, ठीक है। मान लो मैंने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है डियर, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। मान लो ओरिजिन मैंने यहाँ पे ले आया हूँ इस पॉइंट पे, तो दिस इज द वेलोसिटी एंड इफ आई प्रोजेक्ट इट लाइक दिस, दिस विल बी माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब इनका डायरेक्शन देखो, पहले वाले का डायरेक्शन आई ओमेगा, ठीक है, तो घूम कैसे रहा है, ये ऐसे, इसका मतलब है ये इस तरीके से, हम मेरा इनसाइड आ रहा है, ऐसे घूम रहा है, राइट। तो ये वाला पार्ट हुआ। और अगर मैं यहाँ पे r क्रॉस p करूँ, ये अगर मैं ओरिजिन ले रहा हूँ तो मेरा r वेक्टर कुछ ऐसा आएगा। अब मैं r क्रॉस p कर रहा हूँ इस पॉइंट का, देखो ये r वेक्टर हुआ, r क्रॉस p, r से r वेक्टर से तुम गए हो p वेक्टर की तरफ। इस एरो को राइट हैंड से ऐसे घुमाना ताकि ये यहाँ पे आ जाए, ये भी अंदर आएगा। सो ये मेरा ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। इस ओरिजिन के अबाउट अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना हो तो मेरा टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। इसको L1 बोल देते हैं, इसको L2। दिस विल बी L1 प्लस L2। ये गाइस हो जाएगा I ओमेगा प्लस M, कैपिटल M लिखते हैं, मास। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जब हम निकालेंगे रोटेशनल वाला, तो हम पूरा का पूरा I जो लेंगे वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, ठीक है। और ये वाला एंगुलर मोमेंटम जो हमको ओरिजिन दिया होगा, अब इस केस में मैंने यहाँ पे ओरिजिन ले लिया है तो ये आया है। हो सकता है ओरिजिन कुछ और हो, आप उसका उस टाइम क्या सोचोगे कि एक पार्टिकल है पूरा m मास का, एक m मास का पार्टिकल है जो ऐसे आगे बढ़ रहा है और इसके अबाउट मुझे x का एंगुलर मोमेंटम निकालना, उसकी डायरेक्शन आप जज करोगे। और डायरेक्शन जज करने के बाद अगर दोनों ऐड होते दिखाई दे, जो कि इस केस में हो रहा है, तो वी विल ऐड, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आप लोग देखो, पहला क्वेश्चन चेक पॉइंट 3 का, ये आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देगा इस कॉन्सेप्ट। पेज 267 पे ही हम गाइस क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज फेयरली डिफिकल्ट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द थ्योरी। इफ यू अंडरस्टैंड इट, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। इतना याद रखो कि स्फीयर के लिए, किसी को याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है स्फीयर का? 2/5, वेरी गुड, 2/5 mr², 2/5 mr²। इन्होंने देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट बोला आपको, मेरे ख्याल से 7/5 आंसर आप लोग को ए आना चाहिए। गुड मॉर्निंग दीपा, हमारी क्लास जल्दी मैंने स्टार्ट की थी। हाँ, तो वो आएंगे है नहीं कोई? नहीं, मैं तो आता जाता रहूँगा, बगल में ही रहता हूँ, कुछ काम रहेगा तो आऊँगा ही। लेकिन तुम आ रही हो, बिल्डिंग में आ रही हो?
किस दिन? नीति भी 6-7 दिन छुट्टी रहेगा बेटा। अभी मैडम क्या बोलेगा तो कभी आएगा कोई दिन? मंडे को तो नहीं आऊँगा, दिवाली जिस मंडे दिन को तो कोई नहीं आएगा, मंडे को ट्यूसडे को भी नहीं आऊँगा, हाँ बुधवार को मैं आऊँगा। बुधवार को आएगा क्या? बुधवार को आएगा तो थोड़ा जल्दी आ जाओ, फिर मैं पूछ के देता हूँ एक दिन गंदा चलेगा चलेगा। हाँ। आ गया? हाँ ओमेगा नहीं आएगा ना आंसर में, कैंसिल हो जाएगा वो, देख लेते हैं। वो ओमेगा, हाँ ओमेगा को वो लिख लो ना, ओमेगा को प्योर रोलिंग है तो ओमेगा को आप लिख लो V नॉट P बाई R, प्योर रोलिंग है ना, उससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा आंसर जो V के टर्म में आ जाएगा, V नॉट के टर्म्स में आ जाएगा। ये थर्सडे कर दूं मैं? चलो कर देता हूँ। इसके अगले दिन। सो इस केस में दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होंगे, तो सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऐड होंगे, तो टोटल आ जाएगा ICOM ओमेगा प्लस, ये आपको समझ में आ रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट MV नॉट R होगा। मतलब मैंने ओरिजिन जो लिया था वो जेनरिक था, बट यहाँ पे यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है, तो इस पार्टिकल का ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, तो MV नॉट P R और सेम डायरेक्शन में। तो ये इसको हम लोग अगर निकाले हैं तो ये होगा 2/5 mR स्क्वायर, और ओमेगा को लिख लेते हैं V नॉट बाई R प्लस MV नॉट R हो गया। So R and square go. So 2/5 MV naught R और MV naught R. 2/5 ये 7/5 MV naught. This is your angular momentum. ठीक, क्लियर? ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ मतलब किस पॉइंट के अबाउट बोला है। ये देखो ये फिक्स रहेगा, घूमने वाला, क्योंकि घूमने वाला आपको क्या देखना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिजिड बॉडी है जो एक सडन उससे घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। ये जो पार्ट है ये चेंज होगा कि आपका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन कौन सा, तो ओरिजिन ध्यान से ही निकाल, इससे निकाल एंड देन डायरेक्शन देख लेना। चलो और तो अभी क्वेश्चन कोई हम नहीं कर सकते हैं रोलिंग का। और चलो नाउ लेट्स पुट अ हेडिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रोलिंग। ये अपना लास्ट रोलिंग का टॉपिक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये प्राइम अगेन सिंस बोथ आर इन्वॉल्व, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, ट्रांसलेटरी अलग है, रोटेशनल अलग है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रोलिंग। ठीक है, यहाँ पे हम पहला केस लेते हैं, रोलिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस ये ऐसा है सिनेरियो। ठीक है, दिस इज ग्राउंड एंड दिस ऑब्जेक्ट center of mass, let's say this is rotating with omega and it is going ahead with certain velocity u. ठीक, अभी मान लेते हैं रोल कर रहा है तो उस पर कोई मान लो फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है, जेनरिक केस है, कोई फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स। इस नेट फोर्स को चलो हम सेंटर ऑफ मास पे लगा लेते हैं एकदम। This is now acting along the center of mass। ऐसे पुश किया मैंने बॉल को और ये बॉल आ गया इसके ऊपर। ठीक, now we will consider acceleration of center of mass। इसको हम ले लेंगे स्मॉल
मतलब नेट फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, देयर इज एक्सटर्नल फोर्स दैट विल एक्सेलरेट, तो एक्सेलरेशन ने ए ले लिया और ये रोल कर रहा है। गाइस थोड़ा यहाँ पे आप समझो, ये जब रोल कर रही है चीज, मतलब ये घूम रही है, मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट फोर्स लगाया, दिस फोर्स विल नॉट गिव any rotational effect about center of mass because this force is passing through the center of mass. Do you guys agree? Now imagine करो इस बॉल को तुमने ऐसे एक फ्लैट सरफेस पर रखी, तुमने बॉल को एकदम, फुटबॉल है एकदम सेंटर ऑफ मास के बाद उसमें तुम पुश किया, रोल करती है, वो रोल कर रही है, इसका मतलब वो घूम रही है, ठीक है। You have applied the force right aligned to the center of mass. So this force is not going to give you any rotational effect about the center of mass. But the fact is, it is rolling. So there has to be a force. अगर ये इस पे टॉर्क नहीं है तो घूमे कैसे? इसका मतलब है कि कोई तो चीज़ है जो एक फोर्स जो हमने बनाया नहीं है, उसकी वजह से इसको घूमने का इफेक्ट मिल गया। Can anyone guess? फ्रिक्शन। द फैक्ट इज डियर कि अगर ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस होगी ना, आप इसको रोल करा ही नहीं सकते। दिस फुटबॉल अगर आप बिल्कुल आईसी सरफेस में रख के फुटबॉल को किक मारोगे ना, फुटबॉल स्किड करती हुई निकल जाएगी, रोल नहीं करेगी। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, दैट इज गिविंग यू अ रोटेशनल। क्यों ऐसे क्यों लगाया मैंने? रफ सरफेस से ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे, जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा, इसका टॉर्क देखो इस पॉइंट के अबाउट, फोर्स ऐसा है, इस तरीके का इसका इफेक्ट है, तो ये इसको रोटेशनल इफेक्ट देगा। तो रोटेशनल इफेक्ट की वजह से इसके पास एक स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर रहा था, स्टेशनरी था, फिर घूमने लगा, इसका मतलब देयर विल बी सम एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम बोल देते हैं अल्फा। बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है, टू सेपरेट चीजें हैं। ये नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास को एक लीनियर एक्सेलरेशन दे रहा है, जो आप अभी तक करते आए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। दिस इज नो डिफरेंट, सो दिस विल बी एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास। अब यहाँ पे नेट फोर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, ये मैं आपको अभी मत लिखो, चलो ठीक है। दिस इज नेट फोर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स थोड़ा सा अलग हो जाएगा, एफ भी पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, मतलब इसके घूमने का जो एक्सेलरेशन, पहले स्लोली रोल कर रहा है, अब ये थोड़ा और फास्ट एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक। तो अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है सर, ये एफ नेट है जो आपने लगाया था सेंटर ऑफ मास, और माइनस एफ, ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ये दोनों मिलके हमको ये देने चाहिए। इसमें क्या गलत लिखा मैंने? कुछ नहीं। लेट्स कॉल इट एफ आर, इफ यू गाइस आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, लेट्स कॉल इट एफ। अभी ठीक है, एफ आर फ्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लिखने पड़ेगा, न्यूटन बनना हैप्पी हो जाएगा भाई। नेट फोर्स आपने यहाँ पे लगाया, आगे एफ नेट, ये एफ आर हो, तो एफ नेट माइनस एफ आर इक्वल टू एल। दूसरी इक्वेशन, ये तो बहुत इंट्यूटिव है तो आप आराम से लिख लोगे। दूसरी इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि फ्रॉम ए रोटेशन पर्सपेक्टिव, हमें क्या लिखना होता है? नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। नेट टॉर्क इज इक्वल टू एम ए की जगह आई अल्फा, ये तो लिखते हैं हम लोग, आई अल्फा। टॉर्क कौन देने वाला है यहाँ पे? टॉर्क देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि इस फोर्स का तो कोई टॉर्क नहीं, इट इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास। इस फोर्स का टॉर्क, ये रेडियस अगर हम r ले लें तो डू यू गाइस एग्री? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हैं। तो ये हुआ नेट टॉर्क एफ आर टाइम्स आर, इसको हमें बराबर कर देना है आर। अब यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास हो गए हैं क्या क्या? हमको
एफ आर भी पता नहीं है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन है, वी कैन नॉट राइट इट म्यू इनटू एन, वी कैन नॉट राइट दिस। तो एफ आर भी वेरिएबल हो गया है, अल्फा भी वेरिएबल हो गया है, ए भी वेरिएबल हो गया। बाकी मास इज नोन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम इसका जानते होंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? फ्रिक्शन फोर्स, रिमेंबर फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट नोन, यू कैन नॉट राइट रोलिंग फ्रिक्शन एफ आर एज म्यू इनटू एन, हाँ ये गलत हो जाता है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, एफ आर को आप डायरेक्टली म्यू इंटू म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू एन लिख दो। सॉरी, दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन, दिस विल हैव सम डिफरेंट वैल्यू, यू डोंट नो दैट। अगर सिर्फ स्किड कर रहा होता तो आप लिख सकते थे, सिर्फ स्किड कर रहा होता। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए वेरिएबल है, अल्फा इक्वेशन है 2। क्या किया जाए? एक इक्वेशन हम मिस कर रहे हैं। अगर ये चीज अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन का अल्फा है, ठीक है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं यार, A is equal to R alpha. Who can stop us from writing this? किसी भी घूमती हुई चीज के लिए जिसका लीनियर एक्सेलरेशन A हो और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो, जैसे V is equal to ओमेगा R होता है, वैसे A is equal to R alpha भी। So this is the third equation we will use. A is equal to R alpha. Remember, कितनी भी टफ प्रॉब्लम आ जाएगी, this and this you will have to write। अभी हम लोग करेंगे प्रॉब्लम, ठीक है, यही मेंस में यही बिल्कुल आपका स्टेप इन तीन। अब वो यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, नॉर्मली इट समटाइम्स दे विल पुट इट ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस, तो वही करना है आपको। इंक्लाइंड सरफेस पे जो नेट फोर्स होगा माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए, नेट टॉर्क के लिखना है इज इक्वल टू आर। ये तीन चीजें, कुछ भी डिफरेंट नहीं है गाइस। पूरा पहले हमने क्या किया, सिर्फ ट्रांसलेशन देखा। सिर्फ ट्रांसलेशन क्या देखा? सेंटर ऑफ मास ए से आगे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, ठीक है, तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू एम ए, नो डिफरेंस। फिर मैंने क्या बोला कि भाई नेट घूम रहा है तो नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, तो नेट टॉर्क। अब हो सकता है कि प्रॉब्लम में नेट टॉर्क ये ना होके कुछ और भी हो जाए, वी डोंट नो राइट। 99% प्रॉब्लम में यही होगा एफ आर इंटू आर, इसलिए मैंने लिखा है। बट दिमाग लगाना है, अगर प्रॉब्लम नहीं आ गई कुछ तो हो सकता है कि यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाए, कुछ ऐसा फोर्स आ जाए जिसका टॉर्क बन रहा हो, तो जो टॉर्क बन रहा हो डायरेक्शन के हिसाब से आपको नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखना हो, ठीक है। और लास्ट में ये ब्लाइंडली लगाना है ए इज इक्वल टू आर अल्फा, दिस इज ब्लाइंडली। सो दीज 3 इक्वेशंस, ठीक है। तो विद दिस now we will try to solve a problem। थोड़ा सा प्रॉब्लम जिस डोमेन की जो हमें करने को मिलती है एग्जाम में, ठीक है, उस डोमेन की प्रॉब्लम, ठीक, तो उसको हम हेडिंग में डाल सकते हैं, रोलिंग ऑन ए inclined surface, and that's a problem also। आपको जैसे लेना चाहो, एज ए टॉपिक, एज ए प्रॉब्लम, रोलिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस पर कहे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, inclined अब इस चीज को मैं एक प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करूंगा, देन आई विल डिराइव सम फॉर्मूला। गाइज हु आर मेनली एस्पायरिंग फॉर जेईई मेंस एंड नीट स्पेशली, और दो स्टूडेंट्स विल हैव टू, जो फॉर्मूला आएगा उसको आप याद भी करेंगे। नीट इज अ गेम ऑफ टाइमिंग, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके लिए हेल्प करेगा टू गेट टू द आंसर स्ट्रेट अवे, ठीक है। बट वो फॉर्मूला कैसे आया वो प्रोसेस हमें समझना है, प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स ड्रॉ अ इंक्लाइंड प्लेन फर्स्ट। इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, दिस इज नोन टू अस, थीटा इज नोन टू अस, एंड वी हैव एन ऑब्जेक्ट रोलिंग। स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ साइड व्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मैंने इसको बस रख के छोड़ दिया। आई हैव नॉट अप्लाइड एनी पुश फ्रॉम माई साइड। द यूज केस इज दिस ऑब्जेक्ट हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम, ठीक, but still it will roll because of its own weight, you can understand this, ठीक है। पहले इस पे फोर्सेस बना लेते हैं जैसे आप हमेशा बनाते आए थे।
सर mg तो इसका लग रहा होगा नीचे, नॉर्मल कांटेक्ट इसके पास आया होगा, सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं, जब लग तो इस पॉइंट पर आया लेकिन हमने ट्रांसलेट कर दिया इधर से, ठीक है, इस पॉइंट पे लग रहा होगा वो, इस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये रोल करेगा नीचे तो इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की साइड में, ये तो वाइट कलर बना और समझ, एफ आर, तीनों को वाइट बना देता हूँ ताकि वो फोर्सेस हमने बनाए वो अलग से दिखाई दे, ठीक है, तीनों को वाइट। और कोई फोर्स आपको गाइस लग रहा है इस पे जो मैं ना बनाया हूँ? वेट ये, और ये नीचे जैसे गिरेगा वैसे फ्रिक्शन ऊपर, वही तीनों इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसी को हम लगाने वाले हैं, वही तीनों इक्वेशन। लेट्स से कि इसका सेंटर ऑफ मास ए एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है, ठीक है, एंड इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन एल, ठीक। आवर टास्क इज फाइंड एफ आर ए and L. Mass is known. This is given. Theta is given. इसकी radius is also. Let me use a different force जैसा लगेगा करना. इसकी radius is R. This is given. R is also given. These things are given. Means M given है, R given है, तो I will be also given. Depending on sphere हो तो 2/5 mr square हो गया, सिलेंडर हुआ तो half mr square हो गया, डिस्क हुआ तो half mr square हुआ, तो हमको पता रहेगा, ठीक है। तो this is also given because the shape of the object would be given. चलो ये ट्रांसलेटरी मोड, पहले भूल जाओ कि कुछ घूम रहा है, बस सोचो कि एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू m into a होना चाहिए। जरा फोर्स बना लेते हैं इस पर रिजॉल्व करके, कैसे करते थे हम लोग, एक फोर्स रिजॉल्व करने वाला कलर अलग ले लेता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया एक mg cos थीटा, और एक ये हो गया mg sin थीटा। बाकी किसी फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज जस्ट अलोंग y एक्सिस और फ्रिक्शन फोर्स इज अलोंग x एक्सिस, देयर इज नो नीड टू रिजॉल्व। तो मैं पहले लिखूंगा नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू m into a। इसको कैपिटल M ही लिखता हूँ, बार बार तो कंफ्यूजन होगा। कैपिटल M G, दिस इज कैपिटल M दिस, तो मैं लिखता हूँ mg साइन थीटा, वाइट कलर, mg साइन थीटा माइनस एफ आर इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। डू यू गाइस एग्री? फाइन इनफ, ठीक, पहली इक्वेशन आ गई। तो ये हो गई नेट फोर्स की। दूसरी टॉर्क की। टॉर्क अबाउट क्या लेना है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेंगे। फोर्सेस तो बहुत सारे हैं यार। ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग यहां पे रहा है, लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। जीरो वेट तो लग ही रहा है इसके सेंटर ऑफ मास पे। नो टॉर्क। टॉर्क को देने वाला सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। और क्या होगी? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट विच यू आर टेकिंग। तो ये इसको ऐसे घुमा रहा है इस तरीके से। तो ये हो गया एफ आर इंटू आर रेडियस। एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू आई एल्फा। सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन हमको मालूम है
A is equal to R alpha. ठीक. Now what we will do is, since you might take a different direction to solve it, सबसे easy क्या होगा कि यहाँ पे alpha is very easily removable. हम alpha को A by R लिख सकते हैं. So let's plug in alpha as A by R. So यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे डाल रहे हैं एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू ए बाई आर. सो यहाँ से एफ आर तो आ गया इन टर्म्स ऑफ ए, दैट इज आई ए बाई आर स्क्वायर. अभी कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, बस मैंने एफ आर को ए के टर्म में लेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे यार एफ आर को मैं हटा दूंगा, सब कुछ ए के टर्म में आ जाएगा, एटलीस्ट मेरा एक्सेलरेशन निकल जाएगा. राइट. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग दिस एफ आर एंड आई एम गोना गो प्लग इन दिस इक्वेशन. सो दिस विल बी एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर, आई ए बाई आर स्क्वायर. गाइस सिंपल चल रहा है सब कुछ, है ना, इज इक्वल टू एम इंटू ए. Now we are intending to find A is our variable. तो सब कुछ जो unknown है उसको एक साइड करो, जो known है वो एक साइड. So take this term there. So this will be, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, I by R square plus M times A is equal to mg sin theta. Guys, दिख रहा है आपको ये? I have just taken this term along with this. So this will become plus. तो प्लस होगा, फिर ए और ए मैंने कॉमन लिया, दिस इज द कॉमन ए. एक टर्म में बचेगा आई बाई आर स्क्वायर और दूसरे में बचेगा दिस इज दिस, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू एम जी. ओके. सो आप लोग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है. एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस I by R square. This is the result for acceleration because everything else was known to us. mg sin theta. So whenever आप ऐसे एक टेम्पलेट बना लो, इस फॉर्मूले को टेम्पलेट कैसे, कि in any inclined plane if an object is just gently pushed and allowed to roll, this scenario, it is gently kept and allowed to roll, it will roll with this acceleration. Right? You keep plugging in the value of I depending on the shape of the object. For example, if it's a sphere, you're going to put I as 2 by 5 mr square and you will get the value of A. जैसे for sphere के लिए निकाल लेते हैं, क्या आएगा? For sphere, this acceleration देखो क्या आएगा, mg sin theta, my dear friends. It's very easy. This will be m plus I को मैंने लिखा है 2 by 5 mr square upon r square because r square was there, right? So if you do this, r square, happy birthday, m plus 2 by 5 m, that will be 7 by 5 m. तो 7 by 5, so 7 by 5 ऊपर 5 mg sin theta अब by 7 m, m से m का भी हैप्पी बर्थडे हो गया, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 5 by 7 g sin. So अब for need guys, this is rather more important result. Sphere का क्वेश्चन आया, डायरेक्टली यू कैन से इज गोना बी 5g sin theta. Just plug in the value of sin theta, so whatever, sin 30 or whatever, and straight away solve the problem. But remember, everything else should be like this. Object should be allowed to roll on an inclined plane. There should not be anything extra from what we are doing, which will be the case. In 99.9% problem, this will be the case. अगर आपको ये याद है, if they are, they say it's a disk है, तो क्या चेंज आएगा बताओ? सिर्फ I की जगह 1/2 mr square आ जाएगा बस.
फटाक से आपका एक झटके में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रोलिंग की आधी दुनिया ये आपके सामने रखी हुई है। कैडबरी चॉकलेट इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। पैकिंग का डब्बा नहीं कॉन्सेप्ट नहीं भी उतना को क्लियर हुआ, तो होना चाहिए वैसे ही, कैसे आया कोई दिक्कत नहीं है। वी सॉ दिस राइट, वेरी सिंपल, बट फिर भी अगर आपको नहीं याद है, नहीं याद समझ में आया, तो आप ये फॉर्मूला तो याद रखो, ठीक है। अच्छा, और क्या निकालना था हमको? एफ आर। तो पहले एफ आर को देख लेते होगी। अब हमारे पास सब कुछ है, ए है तो एफ आर भी निकल आएगा। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एफ आर। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइंड एफ आर की वैल्यू थी आई ए बाय आर स्क्वायर। सो दिस विल बी आई टाइम्स ए की वैल्यू आई थी एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। दिस वॉज द वैल्यू फॉर एफ। अच्छा ना, साथ में एक आर स्क्वायर, सॉरी, दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ, ठीक। सो दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। अब इसमें ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, अभी करेंगे थोड़ी देर में क्वेश्चन वाला, कि क्वेश्चन इस तरह से पुट अप किया जाएगा कि व्हाट शुड बी द सो डिराइव द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग इन दिस केस। कि मतलब ऐसा इसमें हो सकता है ना कि हमारा इंटेंशन ये है कि ये प्योर रोल करे, बट हो सकता है कि कुछ ये एंगल हम बढ़ा दें तो ये रोल करने के बजाय पट करके नीचे आधा से स्किड करके, राइट। तो sometimes they ask this condition, in this case derive the condition for pure rolling. Not in this case it is not normal condition for pure rolling, मतलब कि v equal to r omega कर दिया, वो constant speed के लेना। यहाँ पे कंडीशन अलग आएगी प्योर रोलिंग की, तो उसको भी देखेंगे हम। वहाँ पे हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इस फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं हो सकती है, हाँ ये रोलिंग फ्रिक्शन है, बट इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू इनटू ए। वहां से हम लोग इसको, ठीक है, तो अभी करेंगे इस प्रॉब्लम को। और अपने पास क्या है वेरिएबल था? ये फ्रिक्शन फोर्स, ये निकाल लिया हमने, और हमने क्या निकाल लिया? ए निकाल लिया। अल्फा, अल्फा हमको मालूम है ए बाई आर, मतलब इसी वैल्यू को ए बाई आर, ठीक है। ओके, चलो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया। क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसी होगा करेगा इस, अच्छा ठीक है। स्फीयर काफी कुछ सिमिलर ही है जो हमने किया, ऑफ मास m। अरे बिल्कुल ही सिमिलर है ये तो। और बैटरी लेट्स डू सम अदर क्वेश्चन। नहीं 4 महीने हो गए आपने कहा था कि मतलब ठीक है। ठीक है गाइस, जो सेम क्वेश्चन हमने किया इसी को एक्सटेंड करेंगे और टाइम बच जाएगा हमारा।
इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है, उन्होंने बोला है ये निकाल, द क्वेश्चन वाज, आई गिव यू आइडिया, क्वेश्चन वाज दिस इज अ स्फीयर ऑफ मास m, इट इज रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन एंगल थीटा, ठीक है। तो पहले उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन निकालो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इस पे शेप दिया हुआ है स्फीयर, तो हमको मालूम है कि यहाँ पे i जो होगा वो स्फीयर का होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा 5/7 g sin थीटा, ये निकालने के लिए बोल रहे थे, तो निकल गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें ये है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग। क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है, ये बोल रहे हैं कि यार इसको अगर इस पर रोल करना है, इसको रोल करने के लिए हेल्प करने वाला कौन, फ्रिक्शन फोर्स, तो मिनिमम कितना यहाँ पे रफनेस होनी चाहिए, कितना रफ होना चाहिए ये प्योर रोल कर पाए। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर ये बिल्कुल स्मूथ होगा तो ये रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ में फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो ये सीधा नीचे आएगा। तो बोल रहे हैं आप इसको रफ किया तो कितना मिनिमम आपको इसको रफ करना पड़ेगा, व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट इट कैन रोल प्योरली रोल, ठीक है। तो ये चीज़ है, कुछ नहीं, हम सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ हम यहाँ पे कर चुके हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। हमको ये पता है कि फ्रिक्शन फोर्स, देखो अल्टीमेटली फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का काम यह यहाँ पे है कि आप इसको Fr इंटू आर के बराबर करके I इंटू एल्फा कर रहे थे, यही कर रहे थे। क्या आपका इस चीज़ पे कोई है से नहीं, क्योंकि ये स्फीयर आपको दिया गया है तो उसकी आर आप चेंज नहीं कर सकते। ओनली थिंग यू कैन मैक्सिमाइज इज द फ्रिक्शन फोर्स, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन एनी टू कॉन्टैक्ट वी नो इट इज गोइंग टू बी म्यू इंटू एन। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग एफआर इज म्यू इंटू एन इन रोल, वो हमने निकाला है पूरी मेहनत करके, आई ए बाई आर स्क्वायर, दैट इज एक्चुअल फ्रिक्शन। बट इफ आई वॉन्ट दिस गाय टू रोल फॉर द बेयर मिनिमम कंडीशन, तो उसके लिए मुझे क्या खोना है, एफ आर मैक्सिमम चाहिए हो। एफ आर मैक्सिमम के लिए आपको एफ आर को म्यू इंटू एन लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एफ आर इज टेकन टू बी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वो ले लो, क्योंकि म्यू तभी तो मिनिमम मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई एफ आर मैक्सिमम क्या होगा, म्यू इंटू एन, विच विल बी म्यू एफ आर मैक्स, एफ आर मैक्स, दिस विल बी म्यू इंटू एन। एन माय डियर फ्रेंड्स, एन क्या होगा जरा बताओ, देर इज नो मोशन इन द वाई एक्सिस, ऐसे आ रहा है या रोल कर रहा है, वाई एक्सिस में तो कुछ भी नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज गोना बी म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। नाउ दिस म्यू एम जी कॉस थीटा that you are equating with your friction force that you figure out. This is I by r square times mg sin theta। ये लग रहा है बड़ा, बट ये भी I की वैल्यू डालते ही एकदम खलास हो जाएगा सब कुछ भी पिक्चर में बचेगा नहीं, ठीक है। जस्ट लेट्स प्लग इन द वैल्यू ऑफ I here। I को हम डाल रहे हैं स्फीयर, तो 2/5 दिस थिंग, सो दिस विल बी म्यू m म्यू कैपिटल M G cos theta is equal to 2/5 mr square upon r square, right guys। और यहाँ पे डाला हमने mg sin theta, ये तो निकाला ही हुआ था हमने, दिस इज अगेन 2/5 mr square upon r square। r स्क्वायर से r स्क्वायर आप कैंसिल कर दो,
यहाँ पे आप m से m भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। सो और ये वाला m भी कैंसिल हो जाएगा, सो ये आएगा 2/5 का फैक्टर बाहर, और यहाँ पे आएगा g sin थीटा और 7/5 विल बी 5/7, वही चीज़ है पूरी, राइट, ठीक है। So this 5 and 5 will go, so this will be 2/7 g sin, this will be mu g cos theta, m और m कैंसिल कर चुका था मैं पहले ही, g से g भी कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली होना चाहिए था, कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे mu आ जाएगा 2/7 tan। इसका एक मतलब है, अभी बात करते हैं, पहले समझ लो कैलकुलेशन जो भी मैंने किया है ये आप लोगों को इट इज मेकिंग सेंस, राइट। अब इसका क्या मतलब है ये समझो, इस रिजल्ट को भी आप याद रख सकते हो, बट ये याद रखना पड़ेगा इस स्फीयर के लिए। अगर सिलेंडर को डालोगे तो ये म्यू की वैल्यू थोड़ी अलग आएगी। इसमें ये कह रहा है ये, अगर आप थीटा को चेंज कर रहे हो तो प्योर रोल कराने के लिए म्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। थीटा बढ़ाओगे so tan theta will increase. If tan theta increases, you will have to increase mu. Does it make sense? I think it does. If you increase the inclination, do you guys feel कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट बढ़ाना पड़ेगा to make it a pure roll? There's a theta बढ़ाते ही there's a higher tendency to slip. So if you want to this guy to still roll, you have to increase the roughness of the surface. That is what the meaning of it. ठीक है, तो अगर आपको करना है तो आप इसी प्रॉब्लम को, मैं आपको एक होमवर्क टाइप का दे रहा हूँ, इसी प्रॉब्लम को मतलब एक्सीलरेशन निकाल के देखना है आपको। हमने इस फेयर के लिए किया है, आप लोग इसको गाइस नंबर 2 एक डिस्क के लिए करना, आई केवल रिप्लेस करनी है बस। नंबर 3 एक सिलेंडर के लिए करना, और नंबर 4 हॉलो स्फीयर के लिए करना, ठीक है। और देखना, मुझे बताना कि फॉर विच केस A is maximum for same mass. मतलब आपको मास सेम, रेडियस सेम, सिर्फ शेप अलग हो रहा है, आई पे फर्क पाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्क पाएगा, उसकी वजह से ये अलग है। In which case A will be maximum, ठीक है। I guess मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कम होगा उसके सबसे मैक्सिमम आएगा, तो I think this should be सिलेंडर और डिस्क का सेम आना चाहिए मोर और लेस, और ये सबसे ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, इसका ज़्यादा होता है। इनका मोमेंट ऑफ एनर्जी आप अपने टेबल में देख सकते हो, उसमें जो मैंने आपको बुक दी है मॉड्यूल में अपने, सबके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अब एक छोटी सी चीज बची हुई है डियर, वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट। ये लास्ट टॉपिक है आज का, 2 आवर्स के सेशन का मेरा लास्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग। काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग सिंपल है, एकदम सिंपल है गाइस। ये रहा एक रोल करता हुआ ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास m है, v0 से आगे आ रहा है एट एनी गिवन इंस्टेंट, एंड दिस गाय इज रोटेटिंग ऑल्सो विद स्पीड ओमेगा, द रेडियस इज r। इमेजिन करो
एक व्हील या फिर कोई स्फेयर जो रोल कर रहा है, ऐसे आगे जा रहा है। क्या इस सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद वी नॉट, तो क्या इसके पास वो नॉर्मल ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी होगी? इट विल हैव, इट शुड हैव, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज जस्ट मूविंग अहेड। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम KT बोल देते हैं, और दिस विल बी हाफ द एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास एंड मूविंग विद स्पीड हाफ mv नॉट स्क्वायर। लेकिन अगर पंखा घूम रहा होता तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो वाली भी तो इसके पास होगी, घूमने वाली। यहाँ पे दोनों है, राइट? इट विल हैव रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। सो यहाँ से हम एक रोटेशनल भी लिखेंगे। जो हमेशा हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन की, तो K रोटेशनल विल बी हाफ I सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर। This will be the rotation. So total K अब क्या जाएगा, KT plus KR, that will be half mv naught square plus I center of mass omega square। और अगर ये प्योर रोल कर रहा है डियर, तो हमको मालूम है कि ओमेगा को हम v नॉट बाय आर लिख सकते हैं, राइट? For pure rolling, omega will be equal to v naught by r। तो ये चीज़ थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म होकर बन जाएगी, k is equal to हाफ mv नॉट स्क्वायर प्लस I सेंटर ऑफ मास v नॉट स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ V नॉट के टर्म में आ गया, इजी हो गया। क्योंकि आपको प्रॉब्लम में क्या दिया होगा, रोल करता हुआ ऑब्जेक्ट होगा, V नॉट दे देगा आपको, तो आपको सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लग करना। दिस विल बी डिपेंडिंग ऑन द शेप, दिस विल बी डिपेंडिंग ऑन द शेप। ठीक है, तो चलो कुछ प्रॉब्लम करते हैं। पहले इजी प्रॉब्लम की जाए, जेईई मेंस की इजी प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। देखो अभी एकदम ही सिंपल प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। 81 पेज नंबर 308 जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं गाइस, ये जेसी मॉड्यूल पेज 308 क्वेश्चन 81। मुझे लगता है कि आप लोग अपने आप से इसको निपटा दोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। विद द प्रीवियस स्लाइड व्हाट वी हैव डन। रोलिंग मतलब यहाँ प्योर रोलिंग है। प्रॉब्लम थोड़ा सा मिस्टेक है, कभी कभी जेईई मेंस में प्रॉब्लम में मिस्टेक है। उन्होंने फ्रिक्शनलेस सरफेस बोलने की जरूरत नहीं थी इनको, फ्रिक्शनलेस सरफेस बोल दिया तो रोल कैसे करा रहे हैं वो सोचने वाली बात। ठीक है ना, लेकिन वो आप इग्नोर करो, प्रॉब्लम दी है हमें करना है। ये मिस्टेक्स एनटीए में रहती हैं। एनटीए क्वेश्चन सेटर्स जो हैं वो दे आर नॉट द प्रोफेसर्स ऑफ आईआईटी, दे आर सिंपल ह्यूमन बीइंग्स। अभी मैंने आपको बताया, राइट?
इसका रेशो निकालना है, इसका शेयर। बस फेयर दिया है तो उसका 2/5 MR स्क्वायर हुआ है। ये 2/5 कैसे होगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, 2/7। हाँ 2/7, तो 2/5 + 1 होगा ना। हाँ यस 2/7। देखो सबका आना चाहिए भाई, तब आगे बढ़े उसके बाद। गाइस वी जस्ट हैव टू डू दिस। अब चलो आगे बढ़ते हैं और कोई इजी क्वेश्चन कर लेते हैं एक। क्वेश्चन नंबर 82। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बट अगर आप लोग सोच जाओ तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 82 इसी के आगे है। ये याद रखना कि अगर एक रोल करता हुआ ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ तक रोल करता हुआ आया, ठीक है, रोल करता हुआ ये आगे आया, यहाँ से आके इसने ऊपर चढ़ना शुरू किया, ठीक है। स्मूथ सरफेस है तो सीधा ये स्किड करता हुआ ऊपर चढ़ेगा और किसी हाइट तक आएगा, राइट। अब स्मूथ सरफेस पे सीधा ये ऊपर आ रहा है, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं कि आपने एक ऑब्जेक्ट को एक स्मूथ सरफेस पे पुश करके छोड़ दिया कुछ इनिशियल एनर्जी के साथ, तो वो कितना ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जस्ट चढ़ने से पहले जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी टोटल, वो इस पॉइंट पे इसकी क्या होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स क्वेश्चन इज दैट वन। तो आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो कि रोलिंग ऑब्जेक्ट है तो टोटल में दोनों आएंगे, उसको ऐड करके mgh के बराबर। ये 2024 का क्वेश्चन है, बताओ। डिस्क का हाफ MR स्क्वायर होता है, डिस्क का हाफ MR स्क्वायर होता है। ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप ही लोग सॉल्व कर रहे हो, सीधा आप लोग जेईई मेंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बैठ। राइट, सो दिस इज द पावर ऑफ थ्योरी। इफ यू अंडरस्टैंड थ्योरी फेयरली वेल, प्रॉब्लम्स करना इजी हो जाता है। Now guys who are done, they can try to attempt problem 94. Exactly same problem we did a while ago, right? In this case the angle theta is given to us, that's it. Cylinder का moment of energy है half mr, हाँ 94। इसको करने के बाद guys you can attempt question number 94। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट जो होता है वो हाफ mr। सिलेंडर का हाफ
हमें सिलेंडर की ये वाली एक्सिस चाहिए ना, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, ऐसे रोल कर रहा था, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज हाफ mr स्क्वायर, दिस इज हाफ mr स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू नीड। बुक में इसको एक्सप्लिसिटली शायद दिया नहीं हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। हाँ, इसमें मिसिंग है, ये अपने नोट्स में आप लोग ऐड कर लेना डियर, ठीक है ना। तो बुक में जो हमें दिया हुआ है वो इसके अबाउट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। इसकी जो नेचुरल एक्सिस है, देखो डिस्क का और सिलेंडर का हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर को आप ऐसे डिस्क ही समझ सकते हो बने हुए सारे। इफ यू स्लाइस ना, तो इट्स लाइक ए कलेक्शन ऑफ डिस्क। तो हर एक डिस्क का कितना होगा, mr स्क्वायर, रेडियस सेम है, हाफ एम जो डिस्क का होता है वो सिलेंडर का। ये फॉर्मूला क्या है तुम्हारा एक्सेलरेशन का, mg sin थीटा अपॉन m प्लस i बाई r स्क्वायर। थीटा इज 60 ईयर। आ गया? 95 में कौन बताएगा मुझे क्या कर सकते हैं? Who will tell me कि सर इसमें तो ये करना है। स्टॉप करने के लिए उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे ना ध्यान रखना, ये एक आपको हिंट मेरे को चीज़ समझा रहा हूँ डियर। 95 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है किसका, आपको आंसर सीबीटी एग्जाम जो आएगा उसमें आपको की इन करना पड़ेगा आंसर, मतलब जो वैल्यू आपकी होगी। मान लो आपको आंसर आया आपको मान लो 10, आपको क्या लग रहा है कि ये तो वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस ये हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन, व्हिच इज ट्रू। बट ध्यान से देखो, उन्होंने पूछा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन, है ना। So when they are saying absolute value of work done, so you will remove the minus sign, just put the value. Getting it? तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ MCQ तो ऑप्शन नहीं है कि आप स्किप कर दोगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे दर्दनाक किस्से भी होते हैं कि हम ज़्यादा समझदारी दिखा के माइनस लगा के आगे, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में क्या होता है वैल्यूएशन में, जबकि कॉपी चेक होगी तो उसके डेटाबेस में आंसर लिखा हुआ है एनीथिंग रिटन 10 और प्लस 10 इज करेक्ट, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इज इनकरेक्ट, राइट। तो कोई चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। यहाँ पे कोई एआई लॉजिक नहीं लगेगा कि अरे ये भी सेम ही आंसर है, तो ये ध्यान रखना अपने को। एब्सोल्यूट वैल्यू बोल रहा है तो उनको एब्सोल्यूट वैल्यू का ही मेंशन करना, बहुत इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना करता है एग्जाम में। तो रोलिंग के क्वेश्चन आपने किए, और कोई रोलिंग का क्वेश्चन मुझे अगर दिख रहा है तो क्वेश्चन 18 अभी आपको करना नहीं है, बट क्वेश्चन 80 कैन यू गाइज जस्ट गेट एन आइडिया कि क्वेश्चन 80 का अप्रोच कैसा होगा। क्वेश्चन 80 का अप्रोच 80 मैं जब रोलिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इजी वाले करा रहा हूँ, सारे मेंस वाले। Can anyone guess? हाँ, you have to find the velocity. Yes, you have to roll. See, you have figured out acceleration anyways.
mg sin theta upon whatever, right? Once you know A, they both will travel the same distance, let's say L. This A is along this, so you can do V square is equal to U square plus 2A, and this is the A, and let's say this is length L. This you will find out, this is 0 because they are starting with rest, this is 0. So ratio would be nothing but just the ratio of their accelerations, because this will be 2A, what are the objects? Cylinder and sphere. 2A cylinder times L, and this will be 2A sphere into L. दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट इक्वेशन? जब आप इसमें v स्क्वायर लगाओगे, आपको रेशियो निकालना है, तो ये इससे बाद 0 हो गया, 2 कैंसिल होगा, L और L दोनों के लिए सेम होगा, दे आर बोथ रोलिंग एट द सेम. तो अल्टीमेटली इट इज द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन, और जिसका फॉर्मूला आपको सामने ये दिख रहा है. अल्टीमेटली इसकी वजह से डिफरेंस आएगा बस. इसको एनर्जी कंजर्व करके नहीं, रेशियो कैसे निकालोगे आप? नो, सिद्धार्थ, आई थिंक यू आर सेइंग अबाउट दिस एनर्जी कंजर्वेशन, राइट? उससे स्पीड निकालो. रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. इफ यू एनर्जी कंजर्व करो, आपको क्या लगेगा कि हाँ दोनों का mgh होगा. नहीं, यहाँ पे यहाँ पे रोलिंग का भी है, तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो डूइंग सम वर्क. दोनों को अभी आप लोग समझ नहीं पाओगे शायद उस चीज़ को, कि इसका वर्क डन यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो उसको सिर्फ mgh नहीं ले पाएंगे हम लोग, दोनों का सेम आ जाएगा. अदरवाइज दे बोथ आर फॉलिंग फ्रॉम सेम हाइट, बट इट विल नॉट बी सेम. क्यों? फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो डूइंग सम रोटेशनल वर्क. इसको रोल करने में फ्रिक्शन फोर्स इज हेल्पिंग, and then that work done will depend on the value of the friction force, and the value of the friction force we just figured out was different. So it's better to go with this, find the accelerations and do this, right? That's the reason directly energy conserve करके मामला गड़बड़ हो जाएगा. डियर प्लीज याद रखो कि यहाँ पे आप सीधा बोल दोगे यहाँ वेलोसिटी √2gh, that will be wrong. क्योंकि आप ये अगर √2gh कर रहे हो, इसका मतलब आप ये assume कर रहे हो they are just slipping without any rotation. रोटेशन में mgh के साथ कुछ और भी ऐड हो रहा है, और वो है फ्रिक्शन का वर्क. यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क ऐड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही ये रोल कर रहा है. थोड़ा फिजिक्स इंटरनली आपको समझ फील करनी पड़ेगी कि फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिड्यूसिंग योर स्पीड. इन दिस केस दिस इज द ओनली रीजन इट इज रोलिंग. ओके, हाँ बस ये होगा. डिफरेंस कहाँ पे आएगा? फ्रिक्शन की वजह से रोल करने का टाइम बढ़ जाएगा. हैड इट ओनली अलाउड टू बी स्किप ना, ये सीधा नीचे आएगा. रोलिंग की वजह से द टाइम विल इंक्रीज. फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रोलिंग नहीं हो सकता. ऐसे तो पॉसिबल है, बट अभी के लिए आप ऐसा मान लो, ठीक है? पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है. ठीक है गाइस, सो डॉट 12 बजे. सो हैप्पी दिवाली. एंजॉय कीजिए आप लोग, लेकिन एंजॉय कभी मज़ा करने में आता है जब साथ में थोड़ी पढ़ाई होती है. सो बिल्कुल पढ़ाई बंद करना इट्स नॉट गुड, राइट? रादर आप लोग पैक करते रहो, मैं ज्ञान देता रहूँगा. Let's stop the recording guys, otherwise this all will get recorded.